बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंप्लीट कर दिया था ना। आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कल पढ़ लिया। मैंने उसकी डीपीपी भी अपलोड कर दी है, आप लोग क्वेश्चन उस पर करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम लोग सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। एक जो सेल होती है ना, एक जो कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर क्या होता है? एक तो उसका न्यूक्लियस होता है, आप सबको पता है न्यूक्लियस होता है उसका। ठीक है ना। और ये जो पोर्शन आपका सेल का होता है, न्यूक्लियस के बाहर का जो पोर्शन होता है, उसको आप लोग बोलते हो साइटोप्लाज्म। ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। आप सबको पता है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा? बहुत सारे क्या पाए जाएंगे? सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल मीन्स कोशिकांग पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? कोशिकांग पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग, कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो अलग अलग तरह के फंक्शन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, कोशिकांग कहते हैं। हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स को हमें एक एक करके पढ़ना है कि सेल के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कोशिकांग, सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल आज मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। आप सब ने क्लास 9 से लेकर बीएससी तक यानी ग्रेजुएशन तक आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, पीजी किया होगा तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग, तो इसलिए ये बहुत ही आसान आपको लगेगा। और मैं इसमें से केवल वो पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स के लिए जरूरी है, केवल उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रखूंगा आपके पॉइंट्स आपके सामने। आप लोग मेरे साथ में नोट्स भी बनाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ मैं अलग से प्रोवाइड कर ही देता हूँ कि इन केस आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा या फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं हम लोग क्या सेल ऑर्गेनेल्स, और उसमें सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका क्या है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बात की जाए अगर हिस्ट्री की, इसका इतिहास थोड़ा अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपने इसकी डिस्कवरी देखी। डिस्कवरी किसने की थी? आप सबको पता है कि इसकी जो डिस्कवरी है वो कोलिकर ने की थी। किसने? कोलिकर, KOLLICKER, कोलिकर। ठीक है ना। कोलिकर ने इसको देखा था। कहाँ देखा था? कोलिकर ने इसको कहाँ देखा था? इन्होंने इसको देखा था कहाँ पर? जो कीट होते हैं, कीट मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, उनकी जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, स्ट्रिएटेड मतलब उनकी जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, जो कीटों की रेखित पेशियां होती हैं, रेखित पेशी याद रहेगा ना, कीटों की रेखित पेशियों में, कीटों की रेखित पेशियों में, ठीक है ना, इसको खोजा गया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की रेखित पेशियों में किसने खोजा था? कोलिकर ने खोजा। सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की थी। कहाँ की थी? कीटों की रेखित पेशियों में की थी। याद हो गया? चलिए, ये तो आप सबको पहले से भी मालूम होना चाहिए, आपने इसको बहुत बार पढ़ रखा होगा कि कोलिकर ने इसको जो है डिस्कवर किया था। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं बेटा, इसका नाम भी आपको याद रखना है, इनका नाम है फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग ने क्या किया था? फ्लेमिंग ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम चेंज किया था। उन्होंने इसका नाम रखा था फिला। क्या नाम रखा था? फिला। याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? फिला नाम दिया। फिला नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है ना। ये आपने शायद नहीं सुना रहा होगा, तो ये आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? फिला भी कहते हैं। फिला किसने कहा था? फ्लेमिंग ने कहा था। ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कि एक और साइंटिस्ट थे, उनको बोलते थे अल्टमान। आपने इनका नाम सुन रखा होगा पहले से शायद, अल्टमान। तो अल्टमान नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है इसको यानी माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। ये नाम आपने याद रखना है। ठीक है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो बायोप्लास्ट नाम जो है वो अल्टमान नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को दिया था। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो आप सबको पता होगा, सी बेंडा। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया बेटा? सी बेंडा ने दिया था। सी बेंडा। ठीक है। तो सी बेंडा ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था। और जो रियल उसका नेम है, सबसे कॉमन नेम है जो माइटोकॉन्ड्रिया, वो नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। ठीक है ना, याद हो गया। चलिए, इतने सारे आपकी इसकी हिस्ट्री में कुछ इसकी डिस्कवरी और इसके नाम से जुड़ी हुई बातें हो गई। ठीक है ना। अब आगे चलकर जो है
एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की की खोज का खोज का श्रेय, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय वो किसको जाता है? वो बेटा जाएगा फ्लेमिंग। किसको? फ्लेमिंग को, क्योंकि इनका नाम भी आपको याद रखना है, फ्लेमिंग, FLEMING, फ्लेमिंग, ठीक है ना, फ्लेमिंग। और एक और थे अल्टमान, ठीक है ना, तो आपने दोनों का नाम ऊपर देखा है, अभी लिखा था मैंने, तो फ्लेमिंग और अल्टमान नाम के ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इनको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है। ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आप सब मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनानी बहुत जरूरी है, वरना आप सारी चीजें जब रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो ये सारी चीजें आप भूल जाओगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो आपको याद होते हैं, पर जितना आपको याद है उतने से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डीप पढ़ना है, डीप पढ़ाई करनी जरूरी होती है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो अभी तो मैं केवल इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, अभी कोई मैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आगे मैं अभी बहुत डीप आपको पढ़ाने वाला हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है ना। हो सकता है आप ये सारी बातें पहले से जानते रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अब सेल में कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप सबको पता है सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? कोशिकीय श्वसन का स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिकीय श्वसन का स्थल है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आर आर साइट, साइट मतलब स्थल, स्थान, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन, ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। सबको पता होना चाहिए बेटा, मत भूलना इसको, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन। और ये बात किसने बताई थी? किसने बताई थी बेटा? तो उनका नाम था हुगुलूम, हुगुलूम, HOOGO, हुगुलूम, LOOM, याद रहेगा इनका नाम। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? हुगुलूम, हुगुलूम। तो हुगुलूम नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या है? कोशिका के अंदर श्वसन का स्थल है, श्वसन यहीं पर होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है ना। और आपने ये भी जाना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। ये तो सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा का घर, ठीक है ना, एनर्जी का हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या बनता है? एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा यानी एटीपी, जिसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे लेक्चर में, एटीपी बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोलते हो? पावर हाउस कहते हो। अब किसने सबसे पहले बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है सेल का। किसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला था? तो बेटा नाम याद रखना है उस वैज्ञानिक का, उस वैज्ञानिक का नाम है सीक्विट, सीक्विट, SEEKVITZ, आपने याद रखेंगे ना आप। क्या नाम है यहाँ पे? सीक्विट्स। सीक्विट्स नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले पावर हाउस ऑफ द सेल कहा था। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बनता है? एटीपी बनता है, इसलिए इसको बोला गया पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा इसकी साइज और शेप की बात करते हैं, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर साइज देखी जाए तो साइज इसकी कितनी हो जाती है? आप सबको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज होती है 0.2 से लेकर 0.2 से लेकर, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइज ऊपर, साइज मैं लिख रहा हूँ कितना? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर, याद हो गया। साइज कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर, ये इसकी क्या है? व्यास है। ये इसका क्या हो गया? व्यास हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर थोड़ा सा आप लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। तो साइज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.2
2 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर, ये इसका व्यास है, डायमीटर है, ठीक है ना। और लंबाई कितनी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो हो जाएगी 1.0 माइक्रोमीटर, 1.0 यानी 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर, 4.1 माइक्रोमीटर, ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो व्यास कितना होगा, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर, और जो लंबाई होगी वो होगी 1.0 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। बात की जाए अगर शेप की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है बेटा, शेप इसका कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। इसकी आकृति या इसका आकार कैसा होता है, आकार इसका होता है कैसा, सिलिंड्रिकल। याद रहेगा, केवल एक वर्ड आपको याद रखना है, सिलिंड्रिकल, मतलब ये बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिलिंड्रिकल क्या हो गया, इसका शेप हो गया, ठीक है। नंबर की बात की जाए, नंबर कितने होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एक सेल के अंदर, तो एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है बेटा, वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। नंबर, नंबर की बात की जाए तो नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 टू 1600, 1000 से लेकर 1600, ठीक है ना। 1000 से लेकर 1600 प्रति कोशिका। एक सेल के अंदर टोटल कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, 1000 से लेकर कितने होते हैं, 1600, ठीक है ना। 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये इसका नंबर हो गया। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, की संख्या कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, कोशिका की, जिस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका कितनी ज्यादा सक्रिय है, तो कोशिका की एक्टिविटी, उसकी सक्रियता, कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। कोशिका ज्यादा सक्रिय नहीं है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाएंगे। कोशिका यदि अधिक सक्रिय है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। तो कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है, ये आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। वैसे संख्या तो मैंने आपको बता दिया, 1000 से लेकर 1600 प्रति कोशिका, लेकिन लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। इस चीज को भी आपको दिमाग में बिठा लेना है, इसको मत भूलिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसको आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना है संख्या के मामले में बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है क्लोरेला। क्या चीज़, क्लोरेला। अब क्लोरेला क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे कि क्लोरेला जो है वो एक एल्गी है, ठीक है ना। क्लोरेला, CHLORELLA, क्लोरेला, याद हो गया। तो ये क्या है, एक एल्गी होती है, शैवाल होती है, ठीक है ना। एक और आपका एल्गी होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्टीरियास। आपने नाम शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब आप लोग याद रखिएगा, माइक्रोस्टीरियास, STERIAS, ठीक है, याद हो गया। तो क्लोरेला एंड माइक्रोस्टीरियास, ये जो आपकी दो एल्गी है ना, इनके अंदर केवल और केवल जो है वन यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कितना माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल में, एक सेल में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, ठीक है। तो कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया केवल होता है। आप देखिए मैंने आपको बताया था 1000 से 1600 हो सकता है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है, ये विशेष रूप से याद रखना है कि क्लोरेला और जो माइक्रोस्टीरियास है, इसके अंदर कुल मिला के टोटल जो है केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता दूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल और, सुनो बच्चों। आपने सुना होगा केओस, 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 CHAOS, CHAOS, नोट करते जाएंगे मेरे साथ, ये सारे पॉइंट्स नोट करेंगे। केओस, केओस। अब ये केओस, केओस क्या है, ये प्रोटोजोआ का एक फाइलम का एनिमल है। आपने पढ़ा होगा शायद कभी केओस, केओस, या शायद नहीं पढ़ा होगा, अगर आप डीप नहीं पढ़ाई किए होंगे तो आपको नहीं पता होगा केओस, केओस। तो केओस, केओस क्या है, इसको हम जायंट अमीबा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं,
जायंट अमीबा, मतलब ये एक तरह का अमीबा है, ठीक है ना, बड़ा, बहुत बड़े साइज का क्या है, अमीबा है, और इसका नाम क्या है, केओस्कियोस। अब केओस्कियोस क्यों क्यों मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ पर संख्या बताई जा रही माइटोकॉन्ड्रिया की, कि केओस्कियोस जो एनिमल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है एक कोशिका में जो होती है वो होती है 5 लाख। याद रखेंगे बेटा, 5 लाख, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। याद हो जाएगा आप लोग को, ये एग्जाम्पल मत भूलिएगा प्लीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। हाईएस्ट माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर पाए जाते हैं, केओस नाम का एक एनिमल होता है प्रोटोजोआ फाइलम का, जिसको हम जायंट अमीबा के नाम से भी पुकारते हैं। कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 5 लाख। याद हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आप याद रखो कि जो एनिमल सेल होती है, ठीक है ना, एनिमल सेल, एनिमल सेल बोले तो जंतु कोशिका, ठीक है, तो मैं हिंदी में लिखता हूँ, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, आप सब प्लीज नोट अपनी बनाते जाएंगे मेरे साथ में। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका से, मतलब प्लांट सेल से, पादप कोशिका, पादप कोशिका से ज्यादा होती है, पादप कोशिका से अधिक यानी ज्यादा होती है। याद हो गया, मतलब सिंपल सी बात कि एनिमल सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है प्लांट सेल के कंपेयर में। प्लांट सेल में एनिमल सेल की तुलना में कम मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, संख्या उसकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। और आपने याद रखना है कि एनिमल सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होगा। एक तो मैंने आपको केओस बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, याद रखना, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, वो ये कि जो पक्षियों की उड़न पेशियां होती हैं, पक्षी यानी बर्ड्स, जो चिड़िया होती हैं जो उड़ती हैं, तो पक्षी जो होते हैं ना, उनकी जो उड़न पेशियां हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं जिनकी मदद से वो उड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइंग मसल बोलेंगे, या हिंदी में बोलेंगे उड़न पेशियां, फ्लाइंग मसल्स, फ्लाई करने वाली मसल्स जो उनकी बॉडी में पाई जाती हैं। तो पक्षियों की उड़न पेशियों में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक होता है। याद रखेंगे, पक्षियों की उड़न पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, पक्षियों की उड़न पेशियों में होता है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कोई भी आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, तो दो आपको एग्जाम्पल, एक तो केओस याद रखना है जिसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और दूसरा पक्षियों की उड़न पेशियां, मैंने आपको बताया कि जो बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होती हैं, उनकी जो उड़ने वाली पेशियां जिनकी मदद से वो उड़ती हैं, उन पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक होता है। ये बेटा याद रखना, ठीक है, याद हो गया। चलो इसको मैंने कर दिया क्या, हाईलाइट, चलो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इतना आप लोग को नोट कर लिया, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे से। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो अभी लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपसे आपके क्वेश्चन भी लूंगा, तो पहले मैं अपने लेक्चर को पूरा कर लेता हूँ, और मुझे जो मैटर आपको देना है वो मैं पहले आपको दे देता हूँ, उसके बाद फिर आप सभी के जो क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया कि हाईएस्ट माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, पक्षियों की उड़न पेशियों में होता है, मत भूलिएगा इसको प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, अगले पेज पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा इतनी सारी बातें जानने के बाद अब थोड़ी सी और बात करते हैं, अब थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के डीप स्टडी में आते हैं और उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंट डाल दिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना।
चलो ओके, चलो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। चलो बात की जाए अगर संरचना की, तो सबसे पहला पॉइंट आपने जो नोट करना है वो क्या, कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल, दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल दोहरे आवरण से घिरा होता है, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। मैं अभी फिगर बना के आपको सारी बातें बताऊंगा, सारी बातें एकदम एक एक सारे पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा फिगर में, आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं फिगर ही बना देता हूँ। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊँ माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपको पता है ऐसे होता है जनरल माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। ये मैंने चलिए ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डबल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पे, एक आपकी ये वाली मेम्ब्रेन आपकी, जिसको आप क्या बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, सब आपने सुन रखा होगा, सब आपने पढ़ा हुआ है। बस कहीं पर भी आपके कॉन्सेप्ट में कहीं लैगिंग है तो वो अब आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको आपने क्या बोला, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है ना। तो ये जो स्पेस है ये, इसको आप क्या बोलते हो, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। चलिए ये आपने याद रखना है, ये कितने एंगस्ट्रॉन का होता है, ये होता है 100 एंगस्ट्रॉन का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कितना होता है, उसकी लंबाई, उसका उसके अंदर का जो एरिया है वो कितना होता है, 100 एंगस्ट्रॉन का होता है, ठीक है, उसकी साइज होती है 100 एंगस्ट्रॉन की, ठीक है। साथ साथ और क्या होता है यहाँ पर, ये आप सब लोग जानते होंगे, ठीक, ऐसे, चलिए ठीक है। सबने बनाया होगा इसको कई बार अपनी लाइफ में, बायो, आप सब बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप सब ने इसको बनाया होगा। ओके चलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑक्सीसोम, इसको आप क्या बोलोगे, ये जो मैंने बनाया टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, इस टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, ठीक है, इसको आपने ऑक्सीसोम बोलना। अभी मैं इसके बारे में और आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रिस्टी, क्रिस्टी, ठीक है ना। जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर जो उंगली समान संरचना बनाती है उसको आप क्या बोलते हो, क्रिस्टी बोलते हो, ठीक है। अब अंदर क्या है बेटा, अंदर क्या है, तो अंदर तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बना दो डीएनए। चलो ये क्या हो गया, ये हो गया डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, ठीक है। अंदर एक प्रोटीन भरी हुई है, प्रोटीन को क्या बोलोगे, मैट्रिक्स, 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 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। और साथ साथ जो है क्या होते हैं, 70s टाइप राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम। हम लोग राइबोसोम के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे आगे चलकर, एक एक चीज मैं आपको राइबोसोम में बताऊंगा। तो राइबोसोम ये क्या है, 70s राइबोसोम, ठीक है, 70s राइबोसोम, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, अब मैं इन्हीं चीजों को एक एक करके लिखता हूँ और आपको अच्छे से बताता हूँ क्या क्या चीज़। सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था,
ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहली जो मेम्ब्रेन आती है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर, देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं आपसे एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। तो लिखिए इसमें, लिखिए इसमें इसमें फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, 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 ठीक है, ज्यादा होता है। क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ज्यादा होता है। याद रखेंगे, ज्यादा होता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, क्या पाई जाती है, पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, पोरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन कहाँ पाई जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, आउट, हमेशा आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है, पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है ना, इसलिए इसलिए ये मेम्ब्रेन, इसलिए ये मेम्ब्रेन यानी आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है, परमिएबल होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल क्यों होती है, क्योंकि उसमें पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। इतने पॉइंट्स आपको केवल याद रखने हैं। चलिए दूसरा, इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ बच्चों। सबसे पहली बात, इनर मेम्ब्रेन में जी, सबसे पहली बात इसमें ये कि ये फोल्डेड होती है। क्या होती है, फोल्डेड, फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, फोल्ड, आप देख रहे हो ना फिगर में, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना ली, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना ली। तो ये क्या हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है, अंदर की तरफ वलयित हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है। ठीक है ना, और फोल्डेड होकर क्या बनाएगी, फोल्डेड होकर ये जो स्ट्रक्चर बनाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बनाती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी, याद हो गया। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा क्रिस्टी। ठीक है, तो क्रिस्टी कहाँ पे आपको दिख रही है, क्रिस्टी आपको कहाँ पे दिख रही है, फिगर में, फिगर में आप अगर देखोगे तो क्रिस्टी, आप ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जगह है, देखिए जो मैंने आपको येलो से दिखाने की कोशिश की, हाईलाइट किया है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेटा क्रिस्टी। दिख रहा है आपको क्रिस्टी, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर जो उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसी उंगली जैसे स्ट्रक्चर को, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो बेटा, क्रिस्टी कहते हो। क्या बोलते हो, क्रिस्टी कहते हो। ठीक है ना, तो ये दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टी। अच्छा बेटा, क्रिस्टी जो है ये नाम किसने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। तो क्रिस्टी नाम किसने दिया था, तो क्रिस्टी नाम दिया गया था पैलाडे ने। किसने दिया था, पैलाडे ने। तो पैलाडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है क्या किया था, क्रिस्टी नाम दिया था, पैलाडे ने नाम दिया, नाम दिया या रखा। क्रिस्टी नाम किसने रखा, पैलाडे ने रखा। क्रिस्टी कैसी, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टी रियल में क्या है, क्रिस्टी जो है वो टेनिस के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक, फिंगर उंगली समान, फिंगर लाइक, ठीक है ना, स्ट्रक्चर है क्या, क्रिस्टी। ठीक है ना, नाम किसने दिया, पैलाडे ने नाम दिया था, याद हो गया। दूसरी बात ये कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने आपको लिखाया कि फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखेंगे आप लोग, ये बात को, इस बात को याद रखना प्लीज़। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, उसमें क्या ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो इसमें आगे लिखेंगे क्या, इसमें, इसमें आपको जो कुछ भी नहीं पता हो आप प्लीज़ नोट जरूर बनाइएगा, नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है,
प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इम्परमिएबल होती है। देखिए वो परमिएबल थी, पारगम में थी, ये अपारगम है, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल होती है, ठीक है ना, इसलिए इसे 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 पदार्थों के परिवहन पदार्थों पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, TRANSPORTER, ट्रांसपोर्टर्स, विशेष ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, की आवश्यकता या जरूरत होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, कि इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है, इसलिए इसे पदार्थों के परिवहन के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है। जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन थी उसमें पोरिन प्रोटीन पाया जाता था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पोरिन प्रोटीन के माध्यम से क्या होता था, जो पदार्थ होता था वो आउटर मेम्ब्रेन को पार कर जाता था, आउटर मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर चला जाता था। लेकिन इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या है, इम्परमेबल है, और इम्परमेबल है इसलिए पदार्थों के परिवहन के लिए क्या होंगे, स्पेशल क्या पाए जाएंगे, ट्रांसपोर्टर्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, ट्रांसपोर्टर्स पाए जाएंगे। याद हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी तक आपको दो पॉइंट इसमें पढ़ाया, एक तो मैंने आपको बता दिया आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा मैंने आपको बता दिया इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। कहाँ पर है बेटा, ये देखो, जो मैं ये भर रहा हूँ, जो मैं ये जो जगह मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको फिगर में, दिस इज कॉल्ड बेटा क्या, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। ये तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बना दिया, ये है क्या, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक। दिख आप सबको दिख रहा होगा, सारा कुछ दिख रहा होगा आपको। तो दिस इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पे मैं हिंट डाल देता हूँ। तीसरा आपका जो स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। चल ओके, सबसे पहली बात ये कि ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये क्या बनाता है, ये जो है आउटर चैम्बर बनाता है। क्या बनाता है, आउटर चैम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउटर चैम्बर बनाता है। अभी मैंने जिसको कलर करके आपको दिखाया था वही क्या था, आउटर चैम्बर था। तो ये आउटर चैम्बर बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है ना। तो जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है वो रियल में क्या होता है, आउटर चैम्बर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको हम आउटर चैम्बर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बस अगला पॉइंट अब आपको बताता हूँ, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, सबसे अंदर सबसे बीच वाला जो पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का है उसको आप क्या बोलते हो, मैट्रिक्स बोलते हो। बीच में केंद्रीय भाग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर का जो केंद्रीय भाग होता है उसको आप क्या बोलते हो, मैट्रिक्स बोलते हो। तो मैट्रिक्स जो होता है ये क्या बनाता है, ये इनर चैम्बर बनाता है। क्या बनाता है, इनर चैम्बर। याद हो गया आपको, याद हो जाएगा ना, बहुत आसान है, ये इनर चैम्बर बनाता है।
तो कौन आउटर चैम्बर बनाता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और मैट्रिक्स क्या बनाता है? इनर चैम्बर बनाता है। ठीक है ना, मैंने आपको इससे पहले वाले डायग्राम में दिखाया भी था दोनों चीजें। तो कहाँ पर है आउटर चैम्बर और कहाँ पर है इनर चैम्बर? इस फिगर में देखिए कहाँ पर आउटर चैम्बर है और कहाँ पर इनर चैम्बर है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ये जो स्काई कलर से मैंने आपको दिखाया, ये क्या है? आउटर चैम्बर है। जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वो क्या है? आउटर चैम्बर है। और इनर चैम्बर जो व्हाइट से आपको दिख रहा है, अंदर का जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, अंदर का जो मैट्रिक्स वाला भाग है, वही क्या है? वही है इनर चैम्बर। ठीक है ना, तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाला एरिया आउटर चैम्बर है और अंदर वाला जो एरिया है वो क्या है? इनर चैम्बर। बिल्कुल सही है, सही बात है ना। तो ये जो एरिया है ये क्या है? ये है इनर चैम्बर। ये जो पॉइंट है जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इनर चैम्बर। ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्या, कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होता है वो आउटर चैम्बर का निर्माण करता है और जो मैट्रिक्स होता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है आपका इनर चैम्बर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि अब थोड़ा सा ऑक्सीसोम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम्स का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो एक सेकेंड आप लोग वेट करिए, थोड़ी देर में आपके सामने फिर से जो है बोर्ड ओपन होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीसोम्स के बारे में। तो अभी तक मैंने जितना बताया उतना बहुत अच्छे से नोट्स आप लोगों ने बना ली होगी। अब इसके आगे का पोर्शन कि ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं इसको मैं बताऊं, तो ऑक्सीसोम अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो है क्या होते हैं? टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऑक्सीसोम्स टेनिस के रैकेट के लाइक, जैसे टेनिस होता है ना जिससे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेला होगा आप लोगों ने, तो टेनिस या बैडमिंटन खेला होगा, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बैडमिंटन होता है उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो? ऑक्सीसोम बोलते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्लाइड खुल गई होगी, आप लोग को दिख रहा होगा। एक बार जरा आप लोग मुझे बता दीजिए आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड बोर्ड आप लोग को दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा। ठीक है, वेट कर लें थोड़ी देर के लिए, अभी दिखेगा। चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड। हाँ सर दिख रहा है। ओके ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग हिंट डालेंगे क्या? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस तो हो गया, अब हम लोग हिंट डालेंगे ऑक्सीसोम्स। ठीक है, चलिए ऑक्सीसोम्स आप लोग हिंट डाल लीजिए। ऑक्सीसोम जो अंदर मैंने बताया टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसी को आप क्या बोलते हो? ऑक्सीसोम्स बोलते हो। ऑक्सीसोम्स। चलो ऑक्सीसोम्स में कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला, कितना होता है? ये संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 10⁴ से लेकर 10⁶ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10⁴ से लेकर 10⁶ ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 10⁴ टू लेकर 10⁶। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्रति माइटोकॉन्ड्रिया में इतनी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये क्या हो गई? ये होगी संख्या, ये इसकी क्या हो गई? संख्या हो गई। ठीक है ना। दूसरी बात, इसका कुछ और भी नाम है। क्या क्या नाम है? इसको बोलते हैं F0F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F0F1 पार्टिकल। ऑक्सीसोम को F0F1 पार्टिकल, ठीक है ना, या एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, या देखिए कई सारे नाम इसके, तो सारे नाम आप याद रखेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल, या इसका एक और नाम आपका हो गया फर्नांडिस मोरान पार्टिकल। फर्नांडिज, FERNANDES, फर्नांडिस, फर्नांडिस मोरान, फर्नांडिस मोरान पार्टिकल। फर्नांडिस मोरान पार्टिकल, ठीक है ना। ये सब भी इसके नाम है, किसके? ऑक्सीसोम के भी कहते हैं, कहते हैं।
ठीक है ना। ऑक्सीसोम कैसा था, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ आप लोग के सामने, देखिए कैसा मैंने बनाया था। ये इस तरह से क्या था, टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर था ना माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, इस तरह से क्रिस्टी के ऊपर था। ठीक है ना। तो ये था क्या, ऑक्सीसोम, इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीसोम, ये एक ऑक्सीसोम है। ठीक है ना। ये कहलाता है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं F1, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये जो आधारी भाग होता है, इसको बोलते हैं F0। ठीक है ना। ये F1 हो गया और वो क्या हो गया, F0 हो गया। ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हेड, ये क्या है, हेड है, ये हेड हो गया। ठीक है ना। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हो स्टाल्क, STALK, स्टाल्क, इसको यल को नहीं पढ़ते, स्टाक पढ़ते हैं। और नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं बेस, बेस बोलते हैं। तो ये ऑक्सीसोम का फिगर होता है। तो ऑक्सीसोम कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, 10⁴ टू लेकर 10⁶ होता है। इसको F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं और इसको फर्नांडिस मोरान पार्टिकल भी कहते हैं। ये टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सारे प्रोसेस होते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ आप सभी के लिए, जो निश्चित रूप से कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और बच्चे इसको सुने भी नहीं होते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने लिख दिया OSCP। ठीक है ना। ये मैंने क्या लिख दिया, OSCP। अब ये OSCP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखिए, आप सब लोग लिखिए मेरे साथ में। OSCP का फुल फॉर्म होता है ओलिगोमाइसिन, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग, कन्फेरिंग, CONFERRING, कन्फेरिंग प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है। ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन, फुल फॉर्म शॉर्टकट क्या बना, OSCP। अब ये OSCP क्या है, OSCP क्या है, एक प्रोटीन। ये क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। मैं लिख देता हूँ क्यों, क्योंकि यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, ठीक है, क्रिस्टी से, क्रिस्टी आपने याद रखा ना, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर ऑक्सीसोम बनता है। ठीक है। क्रिस्टी, ऑक्सीसोम क्रिस्टी से, क्रिस्टी से OSCP, OSCP, अभी मैंने आपको बताया फुल फॉर्म OSCP, ठीक है, द्वारा जुड़ा रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीसोम उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टी पर, ये टेनिस, टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर या ऑक्सीसोम किसकी सहायता से, किस प्रोटीन से जुड़ा रहता है, तो उसी प्रोटीन का नाम है क्या, OSCP। ठीक है ना, जुड़ा रहता है। याद हो गया, फुल फॉर्म याद हो गया। प्लीज इसका फुल फॉर्म मत भूलिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको आपको भूलना नहीं है क्या, कि OSCP क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी तक लिखे, क्या क्या लिखा, कि सबसे पहले ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम की संख्या कितनी होती है, 10⁴ टू लेकर 10⁶ इतना होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है ना। OSCP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। OSCP का फुल फॉर्म क्या था, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। क्या करती है, ऑक्सीसोम को क्रिस्टी से जोड़ती है। ऑक्सीसोम और क्रिस्टी आपस में इसी प्रोटीन की मदद से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, इसको भूलिएगा मत, इसको रिवाइज करिएगा बहुत बहुत अच्छे तरीके से, और नोट्स इसकी पूरी आप लोग मेरे साथ में बनाते रहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अब जो ऑक्सीसोम है, थोड़ी सी और मैं इसकी डिटेल आपको देता हूँ ऑक्सीसोम के बारे में। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आप भी मेरे साथ में लिखिए। ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम के हेड में, हेड, अभी मैंने फिगर आपको दिखाया था ऑक्सीसोम का ना, ऑक्सीसोम के हेड में, हेड में क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ETS, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप सब ने पढ़ा होगा, जब आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा बायो, आपने BSc में पढ़ा होगा। ETS इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र जिसको कहते हैं, आगे हम लोग भी पढ़ेंगे इसको, जब वो चैप्टर आएगा तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ETS नाम का जो प्रोसेस है, जिसको इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र हिंदी में कहते हैं,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्टकट में ईटीएस बोलते हैं, वो कहाँ होता है? ऑक्सीसोम के हेड में होता है। याद हो गया? ऑक्सीसोम के हेड में क्या होता है? ईटीएस होता है, ईटीएस होता है, ठीक है ना। और ईटीएस से क्या बनता है? ईटीएस से क्या? एटीपी बनता है। तो ईटीएस के द्वारा क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो आगे लिख देता हूँ, जो एटीपी बनाता है, बनाता है, ठीक है ना। याद हो गया कि ऑक्सीसोम के हेड में ईटीएस होता है, जो क्या बनता है? ईटीएस के द्वारा क्या बनता है? एटीपी बनता है। ईटीएस का फुल फॉर्म, ईटीएस का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में आगे इसको डिस्कशन करेंगे जब ये चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस। तो ईटीएस की घटना कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है बेटा? ऑक्सीसोम के हेड में होती है, नहीं भूलेंगे ना, ऑक्सीसोम के हेड में। अब एग्जाम में आ जाएगा कहाँ पे होती है। देखिए मैं आपको डीपीपी पर डे मैं आपको डीपीपी देता हूँ, प्लीज आप डीपीपी लगाया करिए। अगर आप डीपीपी नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको आइडिया नहीं लगेगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीसोम के हेड में क्या होता है? ईटीएस होता है। और यहाँ जो मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से घुसा लो, कोई भी बात आप मिस मत करना, भूलना नहीं। यहाँ लिखी हुई एक एक लाइन आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीसोम के हेड में क्या होता है? ईटीएस होता है। और जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी बीच वाला भाग, मैट्रिक्स को हमने और क्या नाम दिया था? इनर चैम्बर बोला था ना मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स जो होता है ना, उसमें क्या होता है? मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र होता है। क्या होता है? क्रेब्स चक्र, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन का चरण है, श्वसन का दूसरा चरण जो होता है उसको आप क्या बोलते हो? क्रेब्स चक्र बोलते हो, क्रेब्स साइकिल बोलते हो। तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? मैट्रिक्स में होती है। तो मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है, ये आपको याद हो गया, नहीं भूलेंगे ना। मैट्रिक्स में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है ना। और इसके लिए जरूरी, इसके लिए जरूरी यानी क्रेब्स चक्र को चलाने के लिए जरूरी सभी एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स में जब क्रेब्स चक्र हो रहा है तो क्रेब्स चक्र के लिए जरूरी सभी एंजाइम्स कहाँ पे पाए जाएंगे? मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। याद है? याद हो गया? बहुत आसान कि मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है और इसके लिए जरूरी सभी एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। चल, ये तो एक बात हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक अपवाद है। अब आपको वही मैं बताना चाहता था, अपवाद क्या है, और अपवाद आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का का सक्सीनिक एंजाइम का नाम मैं लिख रहा हूं बेटा, याद रखेंगे इस एंजाइम का नाम, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है एंजाइम का? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। याद हो गया? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है? मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। अभी मैंने लिखवाया था कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? मैट्रिक्स में होता है और इसके लिए जरूरी सभी एंजाइम्स भी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद है कि क्रेब्स चक्र का सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम है वो मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। यह एंजाइम, यह एंजाइम फिर कहाँ पाया जाएगा? ये आपको याद रखना है, क्या? इनर मेम्ब्रेन। याद हो गया? इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन। यह एंजाइम इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, से जुड़ा रहता है, से जुड़ा
रहता है। ठीक है ना। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है अपवाद को, कि वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र के लिए जरूरी सभी एंजाइम्स मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि एक एंजाइम है, उसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्रेब्स चक्र से जुड़ा एंजाइम है, लेकिन ये एंजाइम मैट्रिक्स में ना पाया जाकर बल्कि कहाँ पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। याद हो गया ना, ये पॉइंट याद हो गया आपको। ठीक है, इसको आप बॉक्स में कर लेंगे पूरा। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे पूरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने स्टेटमेंट को क्या कर लेना, बॉक्स में कर लेना। ठीक है, इसको आप बॉक्स में कर लीजिए। चलिए, ठीक है, ये आपने याद कर लिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, और आगे कुछ और बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ और बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ जो माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी हुई बातें आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के पर्पज़ से। ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम टफ एग्ज़ाम है, तो इसलिए आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। केवल ऊपर ऊपर जानने से आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ठीक है ना। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स के बारे में कुछ और बातें, कि मैट्रिक्स में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब ने अगर कभी पढ़ा होगा, रेप्लिकेशन पढ़ा होगा अगर, तो आपको पता होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, एक डीएनए से नया डीएनए बनाता है। ठीक है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज एंड व आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज व आरएनए पॉलीमरेज भी पाए जाते हैं। भी, ये दोनों क्या है, एंजाइम है। ठीक है ना, जो क्या करेंगे, डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नया डीएनए बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नया आरएनए। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो वहां पे मैं आपको इनके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, मैट्रिक्स में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डबल स्ट्रैंडेड, द्विसूत्री, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, मतलब गोलाकार, वलयाकार, सर्कुलर, जिसको आप गोलाकार या वलयाकार भी कहते हो, सर्कुलर डीएनए, प्लस, और क्या चीज होगी इसके साथ में, प्लस 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम। ठीक है ना, ये भी होता है। ठीक है ना, पाए जाते हैं, होते हैं। आपको याद हो गया, ये दो पॉइंट्स भी याद रखें। तो डीएनए के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है ये। ठीक है ना। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, सर्कुलर डीएनए। और 70s राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम होता है। ठीक है बेटा, भूलेंगे तो नहीं, कभी मत भूलिएगा। ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ डबल स्टैंडर्ड वाली। चल चल, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए, इतना आपने बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना, और आप लोग निश्चित रूप से मेरे साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं
और कुछ और बातें मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। अब एक नोट लिखिए आप सभी लोग मेरे साथ में, नोट 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 में लिखिए मैमल्स, मैमल्स यानी स्तनधारी, मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S टाइप 55S टाइप राइबोसोम। अब ये भी आप लोग जानो, देखिए अभी मैंने बताया था 70S पाया जाता है, लेकिन स्तनधारियों के अंदर, स्तनधारी कौन है, हम सभी लोग स्तनधारी है ना, तो स्तनधारियों के अंदर उनकी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम नहीं होता, बल्कि आपको क्या याद रखना है, 55S याद रखना है। 55S, अभी मैं आगे जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सब बताऊंगा कि 55S क्या होता है, 70S क्या होता है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सारे पॉइंट, सारे आपके डाउट जो भी होंगे ना सब क्लियर होंगे। फिलहाल अभी याद रखो कि मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं या होते हैं। याद हो गया, ये नोट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ना कि मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया, स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम। जैसे आपने 70S 80S पढ़ा होगा, तो 70S में आपने पता होगा ना कि प्रत्येक राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं ना, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो 70S राइबोसोम होता है उसकी 2 सब यूनिट होती है, एक आपकी होती है 50S और एक आपकी होती है 30S ना। और जो आपने 80S राइबोसोम पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, जब आप पढ़ते थे इंटर में बीएससी में, तो आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि 80S राइबोसोम जो होता है उसकी जो एक यूनिट होती है वो 60S होती है बड़ी वाली, और छोटी वाली यूनिट होती है 40S, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो 55S राइबोसोम होता है, जो स्पेशल अभी पहली बार आपने सुना है, ये 55S राइबोसोम जो है इसकी भी जो 2 यूनिट होती है, उसमें से जो बड़ी वाली यूनिट होती है वो होती है 35S, और छोटी वाली यूनिट जो होती है वो होती है 25S। तो ये आपको याद रखना है, 55S राइबोसोम की दोनों यूनिट कौन कौन सी होती है, 35S और 25S। ठीक है बच्चों, याद हो गया, याद कर लेंगे ना इसको, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, 35S और 25S, ठीक है। चल, तो 55S राइबोसोम की 2 यूनिट कौन कौन सी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक हो जाएगी 35S प्लस 25S, 25S, ठीक है ना। तो एक आपका 35S हो गया और एक आपका क्या हो गया, 25S हो गया। 35S प्लस 25S, ठीक है ना, ये 55S राइबोसोम के दोनों पार्ट हो गए, याद हो गया। अगला पॉइंट आप नोट करेंगे क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस, हिंदी में बोलते हैं ना अर्ध स्वायत्त, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल मतलब अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, ठीक है ना, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। याद हो गया, क्या है ये, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त, ठीक है ना। हमारी कोशिका में या कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, जिसको हम पढ़ रहे हैं आज, वो क्या होता है, वो एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माना जाता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों मानते हैं, और अर्ध स्वायत्त का मतलब क्या होता है, अर्ध स्वायत्त का मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के केंद्रक में उपस्थित जो डीएनए है उस पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह अपना कार्य स्वयं से कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या, अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी प्रोटीन बना सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के केंद्रक में जो मूल डीएनए है, जो मेन डीएनए, उस पर निर्भर न रहते हुए स्वयं से ही, अपने से ही जो है अपनी संख्या को बढ़ा सकता है और अपनी प्रोटीन्स को बना सकता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका के अंदर कैसा मानते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग मानते हैं। याद रखेंगे ना, तो इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। एक ये, और एक और कोशिकांग है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, प्लास्टिड।
तो वो भी क्या रहेगा, सेमी ऑटोनॉमस। दो ही सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल आपको सेल में पढ़ने होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक अगला जो मैं लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6, तो मैं वहां पर ही बताऊंगा। तो क्या है ये, एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ लिखिए। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस, नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है, अराइजेस मतलब उत्पत्ति होती है, फ्रॉम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पूर्ववर्ती, पहले से उपस्थित, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। याद हो गया, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है ना। क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, यानी प्रत्येक नया माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। जैसे कोशिका के बारे में बताया था रूडोल्फ विर्चो ने, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था ना, रूडोल्फ विर्चो ने बोला था ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, यानी कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। जैसे हमारा निर्माण हमारे माता पिता से हमारा जन्म हुआ है, वैसे ही कोशिकाओं का जन्म पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। सेम वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे बनते हैं, पहले से जो उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन्हीं से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। तो इसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोई आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या बोलेंगे, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, यानी पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, भूलेंगे नहीं बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस और उनका आंसर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है नोट करिएगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली मतलब आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली मतलब आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया ना, इसके बारे में पढ़ाया ना मैंने आपको, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसमें पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया ना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली यानी आउटर मेम्ब्रेन हटा दिया जाए, बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन हटा दिया जाए, तब उसे तब उसे तब उसे क्या कहेंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, तब उसे क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोप्लास्ट। याद हो गया बच्चों, भूलेंगे तो नहीं ना, भूलिएगा मत प्लीज, माइटोप्लास्ट, रिवीजन करेंगे तो नहीं भूलेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, भूल जाएंगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे और आप कंपटीशन में सिलेक्शन से चूक जाएंगे। तो इसलिए एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स दिमाग में घुसा लो अच्छे से, ठीक है ना। माइटोप्लास्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट। याद हो गया कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन है, एक कोशिका के एक कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया,
एक कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाकर मिलाकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखिए कि एक कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाकर क्या कहते हैं? ठीक है, सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ क्या बोलेंगे? एक कोशिका के सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रीसोम। कॉन्ड्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्ड्रीसोम की स्पेलिंग है CHONDRISOME, ठीक है ना, कॉन्ड्रीसोम। याद हो गया कि एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक सेल के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं, सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाकर क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रीसोम कहेंगे, नहीं भूलेंगे ना, मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन मतलब जानते हैं ना, कलर करना, रंगना। जब आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा बायोलॉजी का, तो प्रैक्टिकल लैब में क्या होता है? स्टेनिंग होती है ना, स्टेनिंग करते हो ना आप, सेक्शन काटते हो उसकी स्टेनिंग करते हो। आपने बहुत सारे स्टेन देखे होंगे बायो के लैब में, आपने सेफ्रेनिन देखा होगा, एनिलीन ब्लू देखा होगा, आपने आयोडीन देखा होगा, आपने ईओसिन देखा होगा, बहुत सारे स्टेन होते हैं ना, जिनको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है उसको स्टेन करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो स्टेन मतलब कलर करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखना होगा तो उसको स्टेन करना होगा, तो किस स्टेन से उसको स्टेन करेंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किससे करते हैं? किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे करते हैं? चलिए, तो इसका आंसर मैं सामने लिख देता हूं। इसका आंसर आप सब लोग प्लीज मत भूलिएगा कभी भी, मैं लिख रहा हूं जेनस जेनस ग्रीन बी। स्टेन का नाम है, कलर का नाम क्या है? कलर का नाम है जेनस ग्रीन बी। याद हो गया, जेनस ग्रीन बी। माइटोकॉन्ड्रिया को किस स्टेन किया जाता है? जेनस ग्रीन बी से स्टेन किया जाता है, ठीक है ना, जेनस ग्रीन बी से स्टेन किया जाता है। चलिए याद कर लेंगे प्लीज आप सभी लोग इस चीजों को। इनको मैं एक बार जो है आप लोग के सामने थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ सारी बातें जो मैंने अभी लिखा। तो यहाँ पर ये माइटोप्लास्ट क्या होता है कि एक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में अगर उसकी बाहरी मेम्ब्रेन को हटा दें तो उसको माइटोप्लास्ट कहते हैं। एक कोशिका के सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाकर कॉन्ड्रीसोम कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किससे करते हैं? उस कलर का क्या नाम है? कलर का नाम है, उस अभिरंजन का नाम या कलर का नाम क्या है? जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी, नहीं भूलेंगे ना। इससे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं? स्टेन करते हैं, ठीक है ना। बाकी ये जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, ठीक है, पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। चलिए इतना तो आपका अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभी कुछ बातें और बची हुई हैं माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में जो बताना बहुत ज़रूरी है आपको। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी सारी बातें मैं आपको बताकर इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ और बहुत ज़रूरी बातें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सभी लोग नोट करिए मेरे साथ में, और इसको लिखिए और साथ साथ बहुत अच्छे से समझिए, इसको तैयार करिए। अगला जो है पॉइंट वो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीसी रिच होता है। कैसा होता है? जीसी रिच, जीसी रिच होता है, जीसी रिच होता है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में जीसी ज्यादा मात्रा में, आपने पढ़ा होगा ना, मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा आगे तो आप देखिएगा, लेकिन आपको पहले से भी पता होगा कि डीएनए के अंदर उसके न्यूक्लियोटाइड्स में 4 तरह के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आप सब लोग जानते होंगे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल
और साइटोसिन, यही तो होता है ना। तो ये आपका डीएनए के अंदर पाया जाता है और ये आपका किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है ना, उसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आप सबके लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए क्या होता है, जीसी रिच होता है। मतलब ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थायमिन की तुलना में ग्वानिन साइटोसिन आपस में जुड़े रहेंगे ना, तो इसलिए ग्वानिन साइटोसिन की तुलना, ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा मात्रा में होगा एडेनिन थायमिन की संख्या के तुलना में। याद हो गया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए क्या होता है, जीसी रिच होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में क्या होता है, ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है, जो कि मैंने आपको बताया कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था, उनका नाम लिखेंगे नैश व मार्गेट। नैश, NASH, नैश व मार्गेट, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए का पता लगाया था। तो इनको पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, इसीलिए तो वो सेमी ऑटोनॉमस है ना। तो नैश व मार्गेट ने की थी, ठीक है ना, तो याद रखेंगे ना, इन्होंने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कैसे हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, दुनिया में माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न हुआ, सबसे पहले दुनिया में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया था, माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम, फ्रॉम, अब इसका आंसर देखिए, फ्रॉम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। याद हो गया, चलिए याद हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम, फ्रॉम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, कौन से जीवाणु से, पर्पल सल्फर जीवाणु जो होता है वही माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में आगे विकास कर कर माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, ठीक है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। चलिए कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक हिंट डालता हूँ, क्या हिंट डालता हूँ, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी बिटवीन, बिटवीन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड, एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और जीवाणु के बीच में क्या समानता होती है, बहुत अच्छे से इसको समझिए आप। माइटोकॉन्ड्रिया और जीवाणु के बीच में समानताएं पाई, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण जीवाणुओं से ही हुआ है। कौन सा जीवाणु, मैंने लिखवाया भी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है, याद रखेंगे ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु, ऐसे लिखता हूँ, जीवाणु, जीवाणु तथा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य समानता, मध्य समानताएं या समानताएं, समानता, ठीक है ना। चल, समानताएं, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए जीवाणु तथा माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानताएं क्या क्या हैं, क्या क्या सिमिलरिटी होती हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो ये कि दोनों क्या करते हैं, दोनों 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 क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में एक सेल से दो सेल बन जाती है ना, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करते हैं, आपने सुना होगा, आपने प्रोटोजोआ पढ़ा होगा अगर कभी बायोलॉजी में, मैं भी पढ़ाऊंगा आगे जब चैप्टर आएंगे यहाँ पे। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक एनिमल जो होता है या एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिवाइड करके दो दो पार्ट में, दो सेगमेंट में टूट जाता है, उसी को बाइनरी फिजन कहते हैं। तो एक से दो, फिर दो से चार, इस तरह से जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाते हैं ना, तो सेम वैसी माइटोकॉन्ड्रिया भी एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, फिर उन दोनों से आगे चलकर दो दो बनते हैं, तो ऐसे सेम वैसी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं दोनों क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, द्विविभाजन, ठीक है ना, द्विविभाजन करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। याद हो जाएगा, याद हो गया, मत भूलिएगा, याद हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट आपका कि क्या पाया जाता है, दोनों दोनों की मेम्ब्रेन पर, आउटर मेम्ब्रेन पर, दोनों की आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, दोनों की आउटर मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाता है, पोरिन। पोरिन अभी मैंने आपको बताया था ना कि पोरिन आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। पोरिन इसीलिए आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन पारगम्य होती है क्योंकि उस पर पोरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। तो पोरिन पाया जाता है कहाँ पर, दोनों की आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है ना, होती है। ये भी एक समानता हो गई माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के बीच में। अगली जो समानता है वो क्या है कि दोनों में में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, वलयाकार डीएनए, गोलाकार डीएनए, दोनों में सर्कुलर डीएनए डीएनए पाया जाता है। तो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया को भी आप देखो तो अभी मैंने बताया कि सर्कुलर डीएनए होता है, आगे जब मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें भी सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है ना। और दोनों में 70s राइबोसोम, दोनों में 70s राइबोसोम होते हैं, दोनों में 70s राइबोसोम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि स्तनधारियों के अंदर, स्तनधारियों की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर 55s प्रकार का राइबोसोम होता है, ये मैंने अलग से आपको नोट करवा दिया था। लेकिन बेसिकली जितने भी अदर एनिमल्स और जो भी जितने भी प्लांट्स हैं, सब कुछ जितने भी हैं, सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में 70s टाइप का राइबोसोम होता है, और बैक्टीरिया में भी कितना होता है, 70s टाइप का राइबोसोम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे, आप लिखिए कि मैमल्स, नीचे मैं लिख रहा हूँ मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनधारी की आरबीसी, मैमल्स की आरबीसी, आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, ब्लड के अंदर ब्लड की सेल होती हैं, मैमल्स की आरबीसी, आरबीसी में में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है, याद रखेंगे। मैमल्स की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है ना, और अदर सेल्स में पाई जाती हैं लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो मैमल्स की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, नोट में, नोट में आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, कि मैमल्स की आरबीसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, मैमल्स की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। ये आपका नोट हो गया, ठीक है ना। क्या है नोट्स कि मैमल्स की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो समानताएं आपने देख ली दोनों में, जीवाणुओं में
और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है, जीसी रिच होता है, याद हो गया, ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की नाशवा मार्केट ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये तो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो मैंने बॉक्स में कर दिया, तो आप लोग भी इसको अपने नोट्स में बना के बहुत अच्छे से इसको अपने नोट्स में इसको लिखिए और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए। और जितनी भी डीपीपी आपको दी जा रही है पर डे, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है पर डे आप लोग डीपीपी लगाया करिए। डीपीपी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको पर डे मैं प्रैक्टिस पेपर देता हूँ 10 क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो डीपीपी लगाइए, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी आगे चलकर करेंगे। चलिए कि डीपीपी में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चन के क्या आंसर है जो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट में मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें बता देता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को मैं रैप अप करूँगा। तो अगला पॉइंट जो आपका हो जाएगा वो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल में, बेटा प्रोकैरियोटिक सेल आपको शुरू में मैंने लेक्चर में पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर, क्या होगा, क्या होगा, मीजोसोम, 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 ठीक है, मीजोसोम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। याद कर लेंगे इसको, क्या होगा, मीजोसोम होते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे क्या होता है, मीजोसोम होता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट में अब मैं कुछ फंक्शन आपको पढ़ा देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो शुरू से ही मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, ठीक है ना, रिस्पायरेशन की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया, शुरू में मैंने आपको बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फंक्शन देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रिस्पायरेशन करना, सेलुलर रिस्पायरेशन यहाँ पे होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हो जाएगा वो ये कि ये ये एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक मतलब वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन अर्थात अर्थात वायवीय श्वसन, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिस्पायरेशन होता है तो उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये वायवीय श्वसन स्थल है, एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या है, स्थल है, वायवीय श्वसन का स्थल है, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा फंक्शन कि इसमें 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 दो चक्र, दो चक्र, ठीक है ना, होते हैं, दो चक्र होते हैं, दो चक्र चलते हैं या होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला, सबसे पहला आपका क्रेब्स, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, मैंने कई बार आपको बताया लेक्चर में, क्रेब्स चक्र। और दूसरा जो होता है वो है ईटीएस, ईटीएस कहाँ कहाँ होता है, आपको याद है कि आप भूल गए, क्या मैंने बताया था कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, क्रेब्स चक्र मैंने बताया था मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और ईटीएस कहाँ होता है, ऑक्सीसोम पर होता है, बताया था मैंने ना। तो आप अगर उसको याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होंगे, और थोड़ा सा भी अगर आपने लापरवाही की तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक पॉइंट और कि तीसरा पॉइंट एक याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो इसमें इसमें एटीपी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, क्या बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या है, एटीपी को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी, एनर्जी, एनर्जी करेंसी,
ठीक है ना, ऊर्जा का सिक्का, ठीक है ना, एनर्जी करेंसी, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। सारी बातें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताई आपको बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट मैंने, जितने भी क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से आपके एग्जाम में आने वाले हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस अब आपको मैंने बता दिए। अब आपका दायित्व है कि आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए, कम से कम 2 घंटा रोज अपने घर पे पढ़िए, क्योंकि एग्जाम्स आपके 3 महीने के बाद होंगे ही होंगे, या जब भी होंगे तो कम से कम आपको जो टाइम मिल रहा है उस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, एक एक चीज़ को आप रट डालिए जो मैंने आपको बताया हुआ है। प्लस जो मैं रोज़ डीपीपी देता हूँ आपको डीपीपी को सॉल्व करना ही करना है, ठीक है ना। उसके अलावा मैं आपको नोट्स की पीडीएफ भी देता हूँ कि इन केस आप जब मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो उस टाइम अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या किसी वजह से आपको कुछ एरर आ जा रही है, नेटवर्क का इशू हो जा रहा है आपके यहाँ, तो इसीलिए मैं बाद में अभी 1 घंटे बाद आपको इस लेक्चर के खत्म होने के बाद मैं आपको पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ, तो आपके पास इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो कोई कहीं से इशू नहीं है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बाद किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करेंगे।